गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर आज स्टार्ट हो रहा है 13। चैप्टर का नाम है न्यूक्ली। ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, ये चैप्टर 12 में जो हमने एटम चैप्टर पढ़ा है उसी का ही एक विस्तार है ये। ठीक है, और उसी का ही एक्सपेंड है। कैसे, मतलब यहां पर जैसे हमने एटम पढ़ा था, एटम हमने ये पढ़ा था कि एटम होता है, यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे अभी। ये न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम पहले तो पूरा एटम पढ़ रहे थे, इस वाले चैप्टर में मेनली हम ये बीच वाला हिस्सा डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके सर्कुलर ऑर्बिट में इसका ऑर्बिट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो बनता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं, ये वर्ड बहुत यूज होता है यहाँ पर। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को मिला के, मतलब वो एलिमेंट्स या वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। एक्चुअल में ये सब पार्टिकल होते हैं। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब क्या है, सब पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल से भी छोटे होते हैं ये। तो यहां पर क्योंकि एटम का भी एक छोटा सा हिस्सा है ये, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। यहां पर जो X है वो क्या है, एक एलिमेंट है। कोई हमने X एलिमेंट ले लिया, अब एटम है, अब वो किस एलिमेंट का एटम है वो देखेंगे हम। तो X यहां पर कोई एलिमेंट है, कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट मान लो X। A उसका एटॉमिक मास है, उसका मास कितना होता है, ये उसका एटॉमिक मास A है। Z एटॉमिक नंबर है, आपने पीरियोडिक टेबल में उसको क्या नंबर दिया है, 1 2 3 4 सबको नंबर दिए हुए इस तरह से गिनती के हिसाब से। ठीक है, तो A बराबर जो होता है एटॉमिक मास बराबर Z प्लस N के इक्वल होता है। Z एटॉमिक नंबर और A एटॉमिक मास, और A बराबर Z प्लस N, N यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, A यहां पर मास नंबर है जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं। Z यहां पर एटॉमिक नंबर है जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो यहां पर Z की जगह P भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर तो बता ही दिया मैंने आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में उतना ही होता है जितना नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक बात हमने और समझ ली कि Z बराबर P या E होता है। ठीक है, और M तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है यहाँ पे। अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ले लो, 7n14। ठीक है, एग्जांपल में नाइट्रोजन ले लो, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 7। तो प्रोटॉन की संख्या 7 है। क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लिया हमने, तो यहां पर E की इक्वल भी 7 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7। और जो Z होता है वो P या E के इक्वल होता है न्यूट्रल एटम के लिए। तो Z इक्वल्स टू P, Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो Z इक्वल्स टू P होने की वजह से Z बराबर 7। इसका मतलब ये हुआ कि 7वां नंबर इसको पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, ये इसका नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर इसका एटॉमिक मास A कितना है, 14 है, ऊपर वाला ये सी। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, तो शॉर्टकट ट्रिक है, इसमें से इसको घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। और अगर फॉर्मूले से करना है तो उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो, A बराबर Z प्लस N। तो A की वैल्यू 14, Z की 7 प्लस N बराबर 14 माइनस 7, N बराबर 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 7 है। अब आप कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज एटम ले लेंगे और उसको ऐसे निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम ले लेता हूं, या फिर
सोडियम ही ले लो, चलो Na प्लस है ये, तो सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है वो 11Na23 ये होता है। तो हमें बताना है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओगे तो 7 आई थी न्यूट्रल में, यहां पे देखते हैं कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर कहीं पे भी प्लस चार्ज आ जाए, कहीं पे भी प्लस चार्ज आ जाए तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ई, वो प्रोटॉन में से एक घटा देंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी भी अगर एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ रहा है तब। और अगर कहीं पे एलिमेंट पे माइनस चार्ज आ जाए तो ई बराबर उसको जोड़ देंगे 1, जितने होंगे उतने जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से 10 घटा देंगे, और 10 नेगेटिव चार्ज है तो 10 इसमें जोड़ देंगे। तो यहां में मैंने एक लिया है, यहाँ पे Na प्लस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बदलेगी बस। जब ई यहां पर निकालेंगे तो 11 प्लस होने की वजह से माइनस का 1 करना पड़ेगा, तो ई बराबर आएगा 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और सब ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। अगर किसी पे माइनस आ जाए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पे Cl माइनस है, उसको ऐसे लिखते हैं क्लोरीन को 17Cl35, तो Cl माइनस है, एक है माइनस उस पे, तो यहां पर जोड़ देंगे E बराबर 17 प्लस का 1 हो जाएगा। यहां पर प्रोटॉन की संख्या में एक जोड़ देंगे माइनस होने की वजह से, तो E18 आ गया। अगर किसी पे जितने माइनस होंगे उतने ही जुड़ेंगे, जितने प्लस होंगे उतने ही जुड़ेंगे, ठीक है। देखिए भाई, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, इज कॉल्ड आइसोटोप्स, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, और जो इसका एटॉमिक मास है वो अलग रहेगा। जैसे एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम 1H1 जिसको हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम 1S2 और ट्राइटियम 1S3। इनमें देखो नीचे 1 आ रहा, सब में नीचे यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, बट एटॉमिक मास इनके अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। यहां पर देखो, यहां पर जो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट लिया था हमने, यहां पे वहां पर अलग तरह की कंडीशन के हिसाब से लिया था, वहां पर एक ही एलिमेंट के लिए होंगे आइसोटोप। आइसोटोप में सेम एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही एलिमेंट है, उसी के आइसोटोप है ये सब। ऐसे ही अगर कार्बन का लेंगे तो कार्बन के लिए इस तरह से आइसोटोप लेंगे, 6C12, 6C13, 6C14, ऐसे ले लेंगे तो 6 देखो सेम है सब में, एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ 12, 13, 14 एटॉमिक मास बदल गया। लेकिन जब आइसोबार्स लेंगे तो यहां पर सेम एटॉमिक मास होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट होंगे, एलिमेंट बदल जाएंगे। अब अलग अलग एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो इनका क्या है? सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सेम है, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है इसमें, कॉल्ड आइसोबार्स। जैसे 6C12 एंड 7N14, तो जो ये कार्बन का आइसोटोप है 6C14, 6C14 में 14 यहां पर एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन के आइसोटोप में भी 14 एटॉमिक मास है यहां पर, तो एटॉमिक मास सेम है। यहां एटॉमिक नंबर 6, यहां पर एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट एटॉमिक मास ए यहां भी 14 है, एटॉमिक मास ए यहां भी 14 है। तो सीधी सी बात है कि जब एटॉमिक नंबर बदलेगा तो एलिमेंट बदल जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अलग अलग नंबर अलग अलग एलिमेंट को दिया हुआ है, तो ये नंबर अलग हो जाएगा तो एलिमेंट भी बदलेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आइसोबार्स। इसके बाद आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं,
न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल 1s3 and 2he4। जैसे एक चीज और यहां पर समझ लो, जैसे यहां पे हमने पढ़ा था ना, ये आइसोटोन्स भी हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, इसमें एलिमेंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, वो आइसोटोन्स होंगे आपस में। तो जैसे यहां पर 1s3 है, या हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1s3, ठीक है, जिसको ट्राइटियम बोलते हैं, और ये हीलियम है। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो 3 में से 1 जाके 2 n इक्वल्स टू 2, 4 में से 2 जाके 2 n इक्वल्स टू 2, दोनों में 2 है। इसी तरह से यहाँ कार्बन का आइसोटोप है 6c13 और नाइट्रोजन 7n14, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। 13 में से 6 जाके कितना बचा यहाँ पर 7, और यहाँ पर 14 में से 7 जाके कितना बचा 7, तो दोनों में कितने 7 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये तीनों का एक्सप्लेनेशन इस तरह से हो गया, ठीक है भाई। अब समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ए फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन वर्क्स टू कलेक्ट देम इन न्यूक्लियस, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी से समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स, और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ल्ड में जो फोर्सेस पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फोर्स है ये। तो यहां पर ये जो हमारा एटम है, एटम के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो है न्यूक्लियर फोर्स। चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, सबके बीच में वर्क कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये एटम है हमारा, ये न्यूक्लियस है अंदर। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। अब आगे समझते हैं इसमें। एंड देयर प्रॉपर्टीज आर, और इनकी प्रॉपर्टी है नंबर फर्स्ट, these are strong nuclear forces, otherwise protons cannot exist in the nucleus। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, नहीं तो एग्जिस्ट ना करता। इसका इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि चलो हमने मान लिया न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी ये वर्क कर रहा है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी वर्क करे, कोई बात नहीं, चलो यहां पर ये इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, इसलिए वर्क कर रहा है। इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं नहीं, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो दोनों को रिपेल कर रहा है, रिपल्शन हो रहा है जिसकी वजह से। और इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी वर्क कर रहा है, Fn एक न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहा है। तो Fn की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, किससे? Fe से, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो ये रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, बट न्यूक्लियर फोर्स लगने की वजह से ये इस न्यूक्लियस के अंदर ही है, ठीक है। नंबर 2, द इंटेंसिटी ऑफ दीज फोर्सेस इज वेरी लार्ज। इंटेंसिटी बहुत ही लार्ज है इन फोर्सेस की, मतलब बहुत ही वेरी हाई लेवल की फोर्स है ये, ठीक है, मतलब ये बहुत ही बड़े फोर्स है, सारे फोर्सेस में सबसे बड़े नहीं है। नंबर 3, इट इज नॉट इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ये इलेक्ट्रिकल नहीं है नेचर में, क्योंकि ये एक ऐसे पार्टिकल पे भी लग रहे हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और ऐसे पे भी जिसपे चार्ज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा, देखो दोनों के बीच में ना यहाँ वर्क कर रहा, सिर्फ दो पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा, बट न्यूक्लियर फोर्स तीनों जगह पे लग रहा, ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। नंबर 4, दीज आर नॉट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी यहां पर वर्क नहीं करती, क्योंकि ये एटम के अंदर का हिस्सा है, एटम के अंदर है, एटम के बाहर तक ग्रेविटी है, एटम पे भी ग्रेविटी है, बट यहां पर ये अंदर चले गए, आप न्यूक्लियस में आ गए यहां अंदर, यहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है। नंबर 5, दीज फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल पे भी लगते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, ठीक है। 6, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये छोटी सी डिस्टेंस में वर्क करते हैं, नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के बाहर कोई इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपको बताऊं तो एटम की जो रेडियस है आर ए लिखता हूं, एटम की रेडियस को 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है, और आर एन न्यूक्लियस की रेडियस 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो इनकी रेडियस बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी सी शॉर्ट रेंज में वर्क करते हैं, एक छोटी सी डिस्टेंस में वर्क करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब देखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले इसकी रेडियस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर ए इज कितनी है, आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आर यहां पर रेडियस है, आर नोट यहां पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, ठीक है। या 10 की पावर माइनस 15 को फर्मी लिखते हैं तो 1.2 फर्मी मीटर लिखते हैं इसको, ठीक है। ए एटॉमिक मास है यहां पर। ये कैसे आई होगी, ये इस तरह से आई है कि हमारे पास जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3 के, ये इसके प्रोपोर्शनल है। अब ये कैसा आया होगा कि आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ये ऐसा आया होगा कि वॉल्यूम जो होता है ना हमारे पास, वॉल्यूम वो प्रोपोर्शनल करता है मास के, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर आएगा तो v प्रोपोर्शनल टू m होगा, क्योंकि डेंसिटी फिक्स होती है, चाहे कोई क्वांटिटी में 1 kg हो चाहे 1000 kg हो, तो डेंसिटी उसकी सेम रहती है। तो v प्रोपोर्शनल टू m है, क्योंकि यहां पर हम जो एटॉमिक मास है वो ले रहे हैं, मतलब एटम का मास ले रहे हैं, हम नॉर्मल मास नहीं ले रहे हैं यहां पे। तो क्योंकि यहां पर हम एटम का मास ले रहे हैं तो a ले लेंगे इसको, और जब v को लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो क्योंकि वॉल्यूम ये क्यों लिखा हमने, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो एटम है वो पूरे तरह से स्फेरिकल है, पूरा गोल है, बॉल की तरह है सेम। तो यहां से हम आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए लिख लेंगे, और दोनों साइड जब हम क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट का मतलब हो गया कि आर की पावर 1/3 कर रहे, ए की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट के आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट मतलब इस तरह से लिखते हैं हम क्यूब रूट को, लेकिन यहाँ उसी का ही मतलब पावर 1/3 भी होता है, तो यहाँ पर 1/3 पावर कर ली, दोनों साइड ये आ गया। प्रोपोर्शनल का साइन कहीं भी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर आर नोट एक कांस्टेंट आ गया इसके लिए, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला बना है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी तो आसान है निकालना। डेंसिटी न्यूक्लियस की निकालनी तो रो बराबर 3m अपॉन 4 पाई आर नोट क्यूब। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे लिख लेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा अपना, 3 ऊपर आ गया, 3 ऊपर जब आ जाएगा तो रो बराबर 3m अपॉन 4 पाई आर नोट क्यूब आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी डेंसिटी आ गई इसकी। m क्या है, एवरेज मास पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, अभी बताया था कि न्यूक्लियन जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग सेम होता है, ठीक है। तो एवरेज मास पर न्यूक्लियन जो है यहाँ पर, तो मास एक न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास होगा दोनों का मिला के वो, तो यहां पर उसका एक का मास होगा m। Q वैल्यू क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये Q वैल्यू बराबर सम ऑफ इनिशियल मासेस माइनस सम ऑफ फाइनल मासेस इनटू c स्क्वायर, जो कि कहां से लिया गया है, E = mc स्क्वायर से। ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस है, एनर्जी मास रिलेशन। E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां पर 1 AMU ये भी आता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक ए से, एम से मास, यू से यूनिट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट केबल होता है। एटॉमिक मास यूनिट होती है किसी भी एटम में 1 यूनिट मास उसका, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एटम है तो उसका जो उसका 1 मास होगा वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ले लो या कोई भी ले लो आप, तो कार्बन ले लेते हैं चलो,
तो कार्बन में 6C12 है, ये 12 है, तो ये 12U मास होगा। एटॉमिक मास यूनिट को AMU को शॉर्ट में लिखते हैं हम U, तो U 12U मास होगा ये एटॉमिक मास, इसका ऐसे लिखा जाता है। तो कभी भी मैं कार्बन का मास लिखूंगा तो खाली 12 नहीं लिखा जाएगा, उसमें 12 AMU या U लिखा जाएगा, जैसे टाइम को सेकंड लिखते हैं। तो A बराबर कितना हो गया 12U, ठीक है। तो ये 1 यूनिट मास है, मतलब अगर कार्बन का मास जितना भी है उसको हमें 12 से डिवाइड करके C/12 करके निकलेगा ये, क्योंकि उसका 12 है ना, उतने से डिवाइड करके। जैसे नाइट्रोजन का 14 है तो वो 14U लिखा जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का 35 है तो 35U, इस तरह से। तो 35 से उसको डिवाइड करके, 14 से उसको डिवाइड करके क्लोरीन और नाइट्रोजन को, तब वो निकलेगा 1 AMU। और 1 AMU को हम किसमें, जूल में भी बदल सकते हैं। कैसे? जूल में बदलने के लिए आप इसमें इनकी वैल्यू रख लो तो ये जूल में बदल जाएगा। वैल्यू कैसे रखोगे? 1 AMU बराबर हमारे पास है ना 931 मेगा के लिए 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 10 की पावर -19, इतने जूल। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो 1 AMU 16 1 जा 16 6, 16 3 जा 48 और 1 49 4, 16 9 जा 144 और 4 148। इधर से राइट से एक डिजिट बाद डेसिमल, क्योंकि यहाँ माइनस का 13 और 1 AMU बराबर इसे 14.896 10 की पावर -11 ऐसे लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा हम अगर न्यूट्रल से करके देखें तो ये आ जाएगा, इधर इसको हटा दो यहाँ से, इसमें से एक इधर ले ले, तो 14.90 10 की पावर -11 जूल। तो इस तरह से हम इसको जूल में भी बदल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा ही 4/3 πr³। तो भाई अगला टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एटॉमिक मास एंड प्रिडिक्टेड मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा m, ठीक है। तो जो एक्चुअल एटॉमिक मास है और जो प्रिडिक्टेड एटॉमिक मास है, दोनों का डिफरेंस, ये मास डिफेक्ट है। इसको अभी दूसरे तरीके से भी समझेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा m, डेल्टा m से इसको डिनोट करते हैं। डेल्टा जो यूज होता है वो डिफरेंस या चेंज के लिए यूज होता है, तो डिफेक्ट भी एक तरह का यहां पर चेंज या डिफरेंस ही है। यहां पर समझो डेल्टा m बराबर ZMP प्लस A- ZMN माइनस M, ठीक है, इतने किलोग्राम। अब एक बात समझो कि Z का मतलब क्या है? यहां पर एटॉमिक नंबर है, जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। A-Z जो होता है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दिखाता है, किसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N को, ठीक है। उसकी N की जगह पर A-Z रखा है यहां पर। तो एटॉमिक मास, Z एटॉमिक नंबर, A में से Z गया, N आ गया। N इंटू M, N क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां दोनों चीजें किसकी ली? प्रोटॉन की ली, क्योंकि Z इक्वल्स टू P है नहीं। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का प्रोडक्ट लिया, प्लस यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का प्रोडक्ट लिया, और माइनस ये न्यूक्लियस का मास इसमें से घटा दिया, तो तब हमारे पास निकला मास डिफेक्ट। तो हमने इसमें क्या किया? मास डिफेक्ट में एक तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है हमारे पास, इस तरह से ये एटम है हमारे पास, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है उनकी संख्या को हमने अलग अलग उनका मास निकाल लिया, उनकी संख्या और उनके मास को प्रोडक्ट करके अलग अलग निकाल लिया। किस तरह से निकाल लिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको Z बोला, मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करके, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको N बोला, जिसको A-Z लिख सकते हैं फॉर्मूले से, उसको Mn ऐड करके निकाल लिया। एक तो तरीका हमने लगाया इसमें पहले, इस तरह से हमने निकाल लिया अलग अलग। फिर हमने अलग अलग निकालने के बाद इकट्ठा ही पूरे न्यूक्लियस का मास M मान लिया। M क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, हमने इकट्ठे न्यूक्लियस का मास M ले लिया, और इसमें से जब अलग, देखिए जब हम अलग अलग माप रहे हैं और एक साथ माप रहे हैं तो इनमें डिफरेंस आ रहा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि
यहां पर आ रहा है इसकी वजह से, मास डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, वो हल्का सा जो डिफरेंस आ रहा है अलग अलग मास को जोड़ के और फिर इकट्ठे मास में से घटा के, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उसे मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये एम न्यूक्लियस का मास है और ये भी एक तरह से न्यूक्लियस का ही मास है, क्योंकि ये न्यूक्लियस वाले ही पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी न्यूक्लियस का मास है एक तरह से सबको जोड़ के, और ये इकट्ठा न्यूक्लियस का मास है। इसमें से इसको घटा के जो डिफरेंस आ रहा है उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये, जब सेपरेट जोड़ रहे हैं इनका मास तो ज्यादा मास आ रहा, और जब इकट्ठे में जोड़ रहे हैं तो मास क्या आ रहा है, कम आ रहा है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस, तो वही जो डिफरेंस है उसे मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें बाइंडिंग एनर्जी, अभी हमने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, फिर हमने मास डिफेक्ट भी पढ़ लिया, अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी क्या है भाई, ये न्यूक्लियस है और इसमें एक एनर्जी वर्क कर रही है जो इन्हें बांध के रखती है, बाइंडिंग मतलब बांध के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बांध के रखती है वो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर, वही काम फोर्स भी कर रहा है, वो फोर्स अलग फॉर्म में कर रहा है उस चीज को, न्यूक्लियर फोर्स, वो भी उनको अंदर ही रख रहा है। तो वो जो एनर्जी है यहाँ पर, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखती है, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से डेफिनेशन, फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय बी। तो ये जो मास डिफेक्ट है डेल्टा एम और स्पीड ऑफ लाइट का जो स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बी, इतने जूल। और अगर आपको हर न्यूक्लियन की अलग अलग निकालनी तो बी अपॉन ए कर दो, बी अपॉन ए, ठीक है, एटॉमिक मास उसको डिवाइड कर दो, तो यहां पर हर न्यूक्लियन की अलग अलग निकल जाएगी, बी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्या है, न्यूक्लियन है, तो ये इस तरह से निकलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई इस तरह से निकल के, ठीक है। देखिए भाई अगले टॉपिक है हमारे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन को समझ लेते हैं। इन न्यूक्लियर फिजन ए हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियस ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में जो एक हैवी न्यूक्लियस है वो दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल मास के होते हैं लगभग। आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे कि यूरेनियम का ये एटम है 92U235, इसने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये दो हल्के हल्के जो एटम हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास के, उनमें कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर 56Ba144 प्लस 36Kr89 प्लस 30N1 प्लस E एनर्जी। तो यहां पर ये क्या है, ये यूरेनियम है, U क्या है यूरेनियम, ये क्या है N क्या है न्यूट्रॉन, ये N क्या है न्यूट्रॉन, ये Ba क्या है बेरियम और Kr क्या है क्रिप्टॉन, ठीक है। E एनर्जी है यहां पर, N फिर वहां न्यूट्रॉन है, यहां से 3 न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं यहां से, देखो एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और रिएक्शन से निकले 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स निकल गए यहां से। अब फिर यही तो चेन रिएक्शन बनेगी बाद में चल के, फिर ये चेन रिएक्शन बनती है, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया इस एटम ने, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर जाके 3 और यूरेनियम एटम से जाके मिलेंगे, उनको एब्जॉर्ब कराएंगे, उनसे जाके टकराएंगे, उनको फिर हल्के हल्के में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा, वो आगे समझेंगे अभी चेन रिएक्शन, ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पे, अभी ये हुआ कि हमारे पास जो ये यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम से यहां पे आगे एक न्यूट्रॉन टकराया, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन है ये, इसने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक क्रिप्टॉन में बेरियम में और दूसरा क्रिप्टॉन में, ठीक है। बेरियम और 3 न्यूट्रॉन और निकल गए यहां से, 0N1 0N1 0N1, ठीक है। ये बेरियम है, बेरियम 56Ba144 और ये क्रिप्टॉन है 36Kr89, इस तरह से निकल गए या नहीं,
ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पे। इसके बाद पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा, फिजन का उल्टा फ्यूजन। ठीक है, when two or more lighter nuclei of very high velocity are combined to form a heavier nuclei, जब दो हल्के न्यूक्ली, ठीक है, बहुत तेज वेलोसिटी से आ रहे हो और कंबाइन होके एक हैवी, एक भारी न्यूक्ली बना ले, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये प्रोसेस कहलाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, जैसे ड्यूटीरियम है 1s2 प्लस 1s2 दोनों ने मिलके ट्राइटियम बना लिया 1s3, और एक प्रोटियम जिसको हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं वो और निकल गया यहाँ पे प्लस एनर्जी। ठीक है, फिर एक ड्यूटीरियम ने एक ट्राइटियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, हीलियम बना लिया, और प्लस 0n1 एक न्यूट्रॉन निकल गया वहां से। और ये जो रिएक्शन है ये सन में होने वाली रिएक्शन है। सन में लगातार हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में कंबाइन होते हैं इस तरह से, और वो हीलियम का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन चलती रहती है इस तरह से। तो यहां पर ये क्या है भाई, 1H1 क्या है, ये तो प्रोटियम है जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटियम को हाइड्रोजन एटम, और 1H2 क्या है, ड्यूटीरियम। ठीक है, और 1H3 क्या है, ट्राइटियम, और ये तो हीलियम है ही, ये हीलियम है। ये रिएक्शन इसमें चलती रहेगी इस तरह से आएंगे। फॉर एग्जांपल यहां से एक 1H2 आ रहा, यहां से दूसरा 1H2, ये हाई स्पीड में जा रहे हैं, जैसे यहां पर आगे कंबाइन हो गई, ये कंबाइन हो गए, इन्होंने बना लिया 1H3 और एक 1H1 और यहाँ पे बन गया, साथ में इनके 1H1 निकल गया यहाँ से। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक 1H2 आ रहा है यहाँ से हाई स्पीड में, यहाँ से एक 1H3 आ रहा, दोनों ने कंबाइन हो गए 2He4 बना लिया। ठीक है, कंबाइन हो गए, बना लिया, साथ में एक न्यूट्रॉन निकल गया यहाँ से 0n1। देखिए भाई चैन रिएक्शन कैसे बनती है। चैन रिएक्शन ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम है जो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में पढ़ी थी। ठीक है, ये यूरेनियम है हमारे पास, यहां से न्यूट्रॉन आके इससे टकराया 0n1, और होता क्या है कि दो अलगे अलगे यहां से एटम निकलते हैं, बेरियम निकल गया, एक क्रिप्टॉन निकल गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है कि 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे, एक न्यूट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो यहां पर भी एक यूरेनियम है, यहां पर भी है एक यूरेनियम का एटम, और यहां पर भी यूरेनियम का एटम है, तो और यूरेनियम के एटम है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब 3 न्यूट्रॉन इन यूरेनियम के एटम से टकराएंगे, फिर यहां से वही रिएक्शन होगी, बेरियम निकलेगा और क्रिप्टॉन निकलेगा, और यहां पे 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे साथ में, 0n1 और 0n1। फिर यहां पे भी सेम ऐसे ही होगा, एक बेरियम निकलेगा, एक क्रिप्टॉन निकलेगा, और 3 न्यूट्रॉन 0n1 और 0n1 ये निकल गए। इसी तरह से नीचे वाले में भी, यहां पर भी बेरियम निकलेगा, यहां पर क्रिप्टॉन निकलेगा, और 0n1 और 0n1 ये निकल जाएंगे। अब ये 9 न्यूट्रॉन हो गए, अब ये 9 फिर जाके किनसे, 9 यूरेनियम के एटम से निकाल लेंगे, लग जाएंगे जाके, फिर वहां से उन 9 में से 27 निकलेंगे, फिर वो 27 यूरेनियम के एटम से जाके टकराएंगे, फिर वहां से कितने निकलेंगे, 81। इसी तरह से ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये कहलाएगी चैन रिएक्शन। ठीक है, तो चैन रिएक्शन क्या होती है, जब वही चीज बार बार रिपीट होती रहे। ठीक है, तो ये चैन बन गई, 1 से 3 में न्यूट्रॉन निकले थे, उनसे चैन बनती चली गई। देखिए अब आता है एनर्जी ऑफ सन पे। सन इज द वेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, सन। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियस 1H1। जो लाइटर न्यूक्लियस है 1H1 जिसको हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, विच इज प्रेजेंट इन द सन, जो प्रेजेंट है सन में। अकॉर्डिंग टू बेथे के हिसाब से हाइड्रोजन न्यूक्लियस फ्यूज टू प्रोड्यूस हीलियम। हाइड्रोजन न्यूक्लियस फ्यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए हीलियम इन फॉलोइंग 2 वेज, 2 तरीके से। नंबर 1 प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, पहला है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इट फ्यूजन
इट फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सन, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है वो सन में चलती है। देखिए हमने अभी फ्यूजन समझा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन रिएक्शन सन में होती रहती है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म 1 हीलियम न्यूक्लियस, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्ली कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं हीलियम को। Therefore in this reaction हाइड्रोजन इज फ्यूल, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फ्यूल है, ठीक है। एंड हीलियम इज ऐश और हीलियम ऐश है। इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, ये बहुत सारी प्रोसेस का प्रोसेस है, बहुत सारी स्टेप्स है इस प्रोसेस में। दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इस प्रोसेस को प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। जो फाइनल रिएक्शन आएगी सब प्रोसेस के बाद वो है 4H1 प्लस 2 माइनस 1E0 इक्वल्स टू 2He4 प्लस 2 न्यू प्लस 6 गामा प्लस एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी है? 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लाज्मा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। रिएक्शन होने के बाद यहां पर एक हीलियम का एटम बनेगा और 2 प्रोटॉन निकलेंगे, एक 6 यहां पर गामा फोटोन निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर रिएक्शन में इसी तरह से निकलती है, ठीक है। जो आप देखिए दूसरा जो बेथे ने बताया वो है कार्बन साइकिल। इन दिस साइकिल कार्बन वर्क्स एज ए कैटलिस्ट, कार्बन कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है साइकिल में, मतलब कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बिकॉज फाइनली इट अगेन अपीयर एज प्रोडक्ट, क्योंकि बाद में भी ये प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, शुरू में भी रहता है कार्बन, बाद में भी रहता है। एंड इन बिटवीन नाइट्रोजन इट ऑल्सो फॉर्म्ड, और इसके बीच में नाइट्रोजन भी फॉर्म्ड होती है बीच में, ठीक है। दिस साइकिल इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये जो सारी रिएक्शंस बनती है इसमें उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये रिएक्शन निकलेगी, सेम जो हमने अभी पढ़ी थी। 4 1H1 प्लस 2 माइनस 1E0 इक्वल्स टू 2He4 प्लस 2 न्यू प्लस 7 गामा प्लस एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी आ जाएगी यहां पर। ये इस तरह से, इनके नाम हमें पता ही है पहले से ही, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम है, ये यहां पर हमारे पास प्रोटॉन है, ये गामा फोटोन है और ये एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस डाउट पे अलग से वीडियो बना के आपको वो डाउट सोल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।